Hello, everybody, and welcome back to STBG Academy. Myself, Sumukar Upadhyay, and I'm back with another lecture of PYQ discussion from your very special exam, that is AMU Triple E. और ये होगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट नंबर 2, क्योंकि पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जाइए उस चीज़ को पहले एंजॉय कीजिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आइए, तभी आगे की चीज़ आपको इजीली समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर अप किए हैं जिससे मिलते जो सवाल इस पर्टिकुलर सेशन में भी है। तो दिस इज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट नंबर 2, और विद अ फुल एंथुजियास्ट, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आई एम बैक। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार उपाध्याय है और मैं एक बीटेक कैंडिडेट हूँ। आई एम जेएमएन क्वालिफाइड कैंडिडेट जो परस्यू करता है बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ, और आपका मैं केमिस्ट्री मेंटर एट एचसीबीजी। आई थॉट कि अब आप सभी मेरे को जान चुके होंगे और मेरे पढ़ने तरीके को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, मैं थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ अपने कुछ स्पेशल बैचेज के बारे में। तो आप डिस्कशन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि 60 दिन का जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे एमयू बीटेक 2023 के लिए, जिसका नाम है अल्फा 2.0। इस बैच का नाम है अल्फा 2.0, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है आपकी तैयारी, जो कि आपकी जीत की तैयारी हो, ताकि आप एमयू ट्रिपल ई को इजीली क्रैक कर पाए और आप मन चाह अपने कॉलेज में एडमिशन ले पाए। उसके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। उसका प्राइस है 4999 ओनली। यस। और अगर मैं बात करूँ इनरोलमेंट प्रोसेस की कि सर इस कोर्सेज को इनरोल कैसे करें, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके हमारा STBG अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर ऑलरेडी हमारा ऐप अवेलेबल है। जाइए प्ले स्टोर के अंदर और सर्च कीजिए STBG अकेडमी और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और बहुत ही ईजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है। अगर आपको उससे कोई दिक्कत हो जाए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, तो आप इस चीज़ पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि आपकी सारी क्वेरीज और डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। स्पेशल फिजिक्स की बैचेज चल रही हैं, जिसके अंदर 2.5 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी। ठीक है, जो आपके संदीप भैया जो है वो ले रहे होंगे, और उसका प्राइस जो है वो 2000 है ओनली। ठीक है, अगेन ये एनरोलमेंट भी ऐप के थ्रू हो सकता है, तो आप ऐप के पे जाइए और एनरोलमेंट फटाक से कर लीजिए। आगे बढ़ें तो अगर मैं बात करता हूँ तो एमयू बीटेक का गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके अंदर 1000 रुपये के अंदर आपको एमयू बीटेक के सारे गाइडेंस प्रोग्राम दिए जाएंगे। जिसके अंदर जो मैं की फीचर्स की बात करता हूँ, तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पीडीएफ्स मिलेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और उसके साथ स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो एमयू ट्रिपल के लिए रिक्वायर्ड है। और उसके साथ साथ फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के वन शॉट वीडियोस जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, और सारे टीचर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं वो भी आपको टीच कर रहे होंगे। तो ये एमयू बीटेक गाइडेंस प्रोग्राम है, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट टाइम में काफी इफेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लास्ट टाइम इसी को जरूर जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ूं तो अगर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूं, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी गई है। बहुत लोग कमेंट डाउन कर रहे थे कि सर एमयू बीएससी के लिए कुछ लाइए, तो एमयू बीएससी के लिए जी हाँ आपके लिए फुल टेस्ट सीरीज ला दी गई है, जिसमें 5 फुल टेस्ट सिलेबस का टेस्ट आपको मिल रहा होगा, और 500 प्रीमियम क्वेश्चन का कलेक्शन मिल रहा होगा, जिसमें जो बेस्ड होगा किस पे, पीवाईक्यू पे और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने आपको आके कि आपकी जगह पे है। अगर मैं सब्जेक्ट कवर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मैथ और बायोलॉजी, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश देखने को मिल रहा होगा। तो आप इस चीज़ को जरूर जरूर से जरूर इनरोल करिए, ये भी काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो ये सारी कुछ बातें थी जिसके अंदर आप इनरोलमेंट करके इजीली हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर अपने मेन कंटेंट पे, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने 25 तक के सवाल वहां कर लिए हैं, उसके आगे के सवाल हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला सवाल यहाँ है कि द बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर इन SF6R। देखो यहाँ एक्चुअली सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर यहाँ पूछा गया हमसे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल किया हुआ सवाल है मेरा, तो मुझे सवाल याद है इसके अंदर डी कैरेक्टर का परसेंटेज पूछा गया था। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर हमसे यहाँ पूछा गया, किसके अंदर, SF6 के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। पहला तो बॉन्ड एंगल पूछा गया कि बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई, ओके। और दूसरा परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर का परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो SF6। अब यार अगर हमको बॉन्ड एंगल चाहिए या जो भी चाहिए, परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता करना पड़ेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल सर, हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही करना पड़ेगा, तभी तो उसके बाद उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री, और फिर उसके साथ उसका बॉन्ड एंगल, और उसके साथ साथ उसका परसेंटेज डी कैरेक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, SF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। मैंने आपको हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। अगर मैं हाइब्रिडेशन जेड की वैल्यू से डिनोट करता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं, तो जेड की वैल्यू अगर 2 होती है, जेड की वैल्यू अगर 3 होती है, जेड की वैल्यू 4 होती है, 5 होती है, और जेड की वैल्यू अगर 6 होती है, तो मैंने आपको सबके लिए हाइब्रिडेशन लिखवाना सिखाया था। जेड के लिए होता है SP, मतलब अगर जेड की वैल्यू 2 होती है तो होगा SP, इसके लिए होगा SP2, 4 के लिए SP3, और इसके लिए SP3D, और 6 के लिए SP3D2। साथ ही साथ मैंने शेप भी ऑलरेडी बता रखे थे। ये शेप तुम्हारा क्या था, लीनियर। ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या था, ये तुम्हारा होता है टेट्राहेड्रल। अगला क्या था तुम्हारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, याद है।
और ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दी है, थ्योरी में मैंने पढ़ाई थी, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर चेकआउट कीजिए, उसके बाद इस पर ये तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जेड निकालो, जेड का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है भाई? यहाँ सेंट्रल एटम क्या है तुम्हारा? सल्फर है। और तुमको पता है कि सल्फर का क्या कितना होता है? सल्फर का होता है 6। तो 6 प्लस, यहाँ देखो मोनो एटॉमिक एटम है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई भी होगा तो मोनो एटॉमिक एटम होगा। यहाँ कितने हैं? देखो फ्लोरीन है, कितने हैं? 6 है, प्लस 6 कर दीजिए, इसका मतलब 12/2 दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 6। अब 6 के लिए, z की वैल्यू 6 के लिए, व्हाट इज द hybridization state? That is sp3d2. Okay, so here we got 6 and the hybridization state is sp3d2. So now if you try to calculate the bond angle and percentage of d character in sf6, then we'll get if you talk about sp3d2 hybridization, then you can see here that there is 2 atomic orbital of d which is involving to form the structure of sf6. तो अगर मैं यहाँ परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर निकालता हूँ, परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर, तो आपको ये तो पता होगा कि परसेंट ऑफ डी कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तो तुमको पता है ना? अरे इतना तुमको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रख लो। परसेंटेज किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का परसेंटेज हमको निकालना है, चाहे वो परसेंटेज एस हो, चाहे परसेंटेज पी हो, चाहे परसेंटेज डी हो। तो करना क्या है, जितने नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने प्रेजेंट है, डिवाइड कर दो, उन दोनों का रेशियो ले लोगे, परसेंटेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज करेक्ट आ जाएगा। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करो तो देखो नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल कितने हैं? 2 हैं, यहाँ 2 ही तो डी ऑर्बिटल है, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 1 एस है, 3 पी है, 2 डी है, तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 6 है। तो 2/6 इंटू 100, जब आप इस चीज कैलकुलेट करो तो दैट इज इक्वल्स टू 1/3, और 100/3 कितना होता है भाई? अरे 33%, 33.3 थी, मतलब 33 ले लो राउंड ऑफ करके। तो यहाँ तुम्हारा परसेंटेज डी कैरेक्टर कितना आया? दैट इज 33%। अब देखो अगर आपको सिर्फ परसेंटेज डी कैरेक्टर भी निकालना आता हो ना, तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। देखो बी नंबर साफ साफ दिख रहा है, एक ही तो ऑप्शन है जिसके अंदर 33% है, तो आप इसको मार सकते हो इजीली। बट मैं आपको बता देता हूँ, देखो 90 डिग्री कैसे होगा। देखो sp3d2 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये तो मैं बता रखा हूँ तुमको। देखो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई? तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप सभी ने देख रखा है। देखो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा मान लो कोई सेंट्रल एटम ए है, लेट्स से, ठीक है। तो ये एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक इधर होता है और एक इधर होता है, ये यही तो ऑक्टाहेड्रल है। अब सबका एंगल देखोगे ना, तो सेंटर सबका एंगल 90 डिग्री आपको मिलेगा। अगर आप सभी के सेंटर को मिला दो तो सबका एंगल देखोगे तो 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ये देखो 90 डिग्री, यहाँ देखोगे अगर ऊपर और ये वाले के बीच, ये भी देखो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी देखो तो ये 90 डिग्री। तो इसमें सभी ऑक्टाहेड्रल के अंदर जितने भी एंगल, बॉन्ड एंगल होते हैं, सब के सब कितने होते हैं? 90 डिग्री पर अलाइंड होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर लिया होता और ऑक्टाहेड्रल आपको पता होता तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर अगर आप सिर्फ परसेंटेज डी निकाल लेते तो भी सवाल का आंसर आ जाता। तो आई थॉट बी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने थ्योरेटिकली इस चीज़ को आपको करा दी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा था, फॉलोइंग एग्जिबिट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखो इसमें सन पूछा गया ना कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री किसकी होती है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई हैक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप जरूर चीज़ को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं अगेन अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ। हमको इसमें बताना है कि स्क्वायर पिरामिडल किसकी होगी ज्योमेट्री। ये एक स्ट्रक्चर का सवाल है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ करूँ बारी बारी से, जो मॉलिक्यूल दिए हैं पता चल जाएगा अभी मेरे को। देखो पहला मॉलिक्यूल क्या है? XZF6, XZF6। और XZF6 का अगर आप ज्योमेट्री देखो तो आपको ये चीजें पता है। XZF6 ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। जिनको स्ट्रक्चर आता है वो ये सवाल ऑलरेडी कर चुके होंगे। और अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने जाऊं तो यहाँ क्या होता है? एक लोन पेयर यहाँ अवेलेबल होता है और कितने 6 फ्लोरीन जुड़े होते हैं, है ना। तो एक यहाँ से, एक फ्लोरीन यहाँ, फिर एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, एक फ्लोरीन, अभी मैंने तो पीछे तुमको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, फिर एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, फिर एक फ्लोरीन तुम्हारा यहाँ हो जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ हो जाएगा। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या है? XZF6 का स्ट्रक्चर है। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। दिस इज नॉट स्क्वायर पिरामिडल। तो XZF6 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए गलत।
अगर मैं एक्सी का स्ट्रक्चर देखूँ तो एक्सी का स्ट्रक्चर, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है तो अगर एक्सी को मैं ड्रॉ करता हूँ तो एक्सी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़े होते हैं इससे और एक लोन पेयर अवेलेबल होता है इसके टॉप पे। अब ये देखोगे ना तो ये आपको पता लगा यार ये एक्चुअली एक ट्राइगोनल प्लेनर है। ये एक्चुअली इसकी जो ज्योमेट्री होती है एक्चुअली ये होती है अगर मैं एक्सी की ज्योमेट्री की बात करूं तो एक्सी की ज्योमेट्री होती है, अगर आपको एक्सी का स्ट्रक्चर पता है तो आपको ये चीज पता होगी। एक्सी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्सी डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबली बॉन्ड ऑक्सीजन और ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर ना इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट स्क्वायर पिरामिडल। तो एक्सी भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली गलत आंसर। अगर मैं सी की बात करूं, देखो BRF5 और एक्चुअली में इसका आंसर BRF5 है। देखो अगर मैं BRF5 का स्ट्रक्चर का बात करूं ना तो BRF5 जो होता है वो होता है सेंट्रल एटम तुम्हारा Br होता है, उसके साथ साथ 5 फ्लूरीन जुड़े होते हैं और एक लोन पेयर होता है। देखो अगर आपने ये चीजें पढ़ रखी है तो आपको ये पता ऑलरेडी हो गया होगा अभी तक। इसमें एक नीचे की तरफ या तो ऊपर लोन पेयर बना दो या नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक लोन पेयर वहां होता है एग्जिस्ट और वो एक्सियली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये देखो, यहां देखोगे तो आपको ये चीज साफ साफ दिख रही होगी। यहाँ देखो, यहाँ एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यस, तुम्हारा जो BRF5 है दिस इज एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ देखो एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से इनको जोड़ो, अगर इनके एजेस को आप जोड़ोगे तो एक पिरामिडल भी फॉर्म होगा, पिरामिड की तरह फॉर्म होगा स्ट्रक्चर। टॉप से देखो एजेस जोड़ोगे तो पिरामिड की तरह फॉर्म होगा। सो दिस इज एक्चुअली योर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं सी ऑप्शन नंबर को टिक करूँ दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ए बी और डी नहीं हो सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता तो आप इस चीज को जरूर कर पाते। तो BRF5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसलिए दैट विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, ये तो तुम देख के बता सकते हो। देखो CH3Br, ये तो नहीं हो सकता है। कैसे, मैं पहले निकाल के तुमको बता देता हूँ। सिंपल सा सवाल है ये। CH2Cl2, अगला है COOH और इधर भी एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगला है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तुम देखो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर डी होगा। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर कैसे डी होगा। देखो सबसे पहले देखो CH3 के साथ Br जुड़ा हुआ है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब यहाँ क्या पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और डाइपोल मोमेंट बचे, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। यहाँ भी देखो Cl2 जुड़ा हुआ है CH2 से, मतलब यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो रहेगा, क्योंकि पोलैरिटी आ गई तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH, है ना। अच्छा चलो इसको सिमिलरली लिखो कि ऐसे ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ COOH और इधर H, ठीक है, तो ये जो है ये अनसिमेट्रिक, इसके अंदर सिमेट्री नहीं है। दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तुमको दिखा दूं तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ होता है H। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली क्या है, मिथेनोइक एसिड है। ये एक्चुअली मिथेनोइक, देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, देखो एक कार्बोक्सिलिक से ग्रुप लगा है ना, और एक कार्बन ऐसे मिथेनोइक एसिड है ये। और इसके अंदर जब आप देखोगे तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं है कार्बन के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ एक कार्बन है, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है। सो ये अनसिमेट्रिकल है और अनसिमेट्री की वजह से क्या आती है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें भी कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी और सी तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं तुमको बता दूं, अगर आप CH2 को देखोगे तो ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको दिख रहा है, और अगर आप बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इधर भी सिमेट्री और इधर भी सिमेट्री है। क्यों, क्योंकि अगर बीच से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, मतलब इनके अंदर सिमेट्री है। और सिमेट्री होने की वजह से जो भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसमें देखो अगर मैं बात करूं sp3, नहीं दिस इज नॉट sp3, दिस इज sp3d, क्योंकि अगर d हो तभी तो हम d ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे।
और डिहाइड्रेशन नहीं यार, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ जो गलत है ये गलत है, इसको आप चेंज कर लो यार। क्या करूँ मैं, अपनी टीम को कंप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। आई डेफिनेटली कंप्लेंट अबाउट दिस। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर मैं sp3d, ये सवाल है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो डी है वो किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसके अंदर जो वन, मतलब जो एक s ऑर्बिटल होता है ना, जो एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं और एक d ऑर्बिटल होता है, ये सभी के सभी लीनियरली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, है ना। तो इतना याद रख लो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s हो चाहे तीनों p हो या फिर एक d हो, ये तीनों के तीनों लीनियरली एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अब इन चार ऑप्शंस में से तुम सबसे पहले तो चेक करो कि लीनियर होगा कौन सा, है ना। dxy, dx² y², dz² और dyz। अगर मैं ड्रॉ करूं सबसे पहले बारी बारी से सबको, तो जरा ये समझ लो। अगर मैं ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूं dxy, अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो dxy कैसे होता है, अगर तुम्हारा ये वाला y प्लेन है, ये वाला x प्लेन है, तो dxy कैसे होता है भाई, इन दोनों के बीच में, है ना। ये ऐसे होगा dxy, ये dxy है। अब तुम खुद बताओ क्या ये लीनियर है, ना जी ना। क्यों? क्योंकि ये x और y के बीच में है ना। ये लीनियर कहाँ है? अरे यार, लीनियर या तो सिर्फ y एक्सिस पे होता, या तो सिर्फ x एक्सिस पे होता, या तो फिर z एक्सिस पे होता, है। लीनियर कब कहा जाएगा? देखो मैं तुमको बता देता हूँ। लीनियर तब होता अगर ये सिर्फ y एक्सिस पे होता, है ना। अगर नॉन लीनियर या फिर अगर x एक्सिस पे होता, या फिर अगर z एक्सिस पे होगा, तब तो लीनियर कहा जाता। लीनियर का मतलब यही होता है ना। तो dxy तो लीनियर नहीं है, इट इज नॉन लीनियर, यानी ये तो गलत हो गया। अगर मैं dx² y² की बात करूं तो, अगर मैं dx² y² की बात करूं तो dx² y², तो ये कैसा होता है, आपने इसका भी शेप देख रखा है, एक x के साइड होता है और एक y की साइड होता है। सो ये भी देखो एट अ टाइम सिंगल हैंडेडली लीनियर नहीं है, ये y की तरफ भी है और x की तरफ भी है। तो दिस इज नॉट लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। लीनियर मतलब या तो एक सिंगल लाइन, या तो सिर्फ ओनली y, या तो सिर्फ ओनली x, या तो फिर ओनली z। तो ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड नंबर की बात करता हूँ, dz², देखो पकड़ा गया, यही है लीनियर। क्यों? क्योंकि dz² का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर मैं मान लो ऊपर वाले को z एक्सिस मान के चलता हूँ, तो इसका इसका जो लोब्स होता है वो एक्चुअली होता है तुम्हारा ऐसा कुछ। तो ये सिर्फ वन लाइन में अरेंज होता है, ओनली डी एक्सिस पर अरेंज होता है, इसलिए dz² इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वैसे ही सिमिलरली जब आप dyz ड्रॉ करोगे तो यू विल नॉट फाइंड इट लीनियर। लीनियर कौन सा होगा? सिर्फ dz² वाला। इसका मतलब एब्सोल्युटली सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जीरो ओवरलैप। अरे यार, अब ये तो ओवरलैप नहीं, ओवरलैप। अब ये तो बहुत सिंपल सवाल, देखो इसको तुम देख के तुम समझ सकते हो। देख के कैसे? देखो अगर मैं पहले वाले ऑर्बिटल की बात करता हूँ, मैं यही बता देता हूँ, नीचे करने का जरूरत नहीं है। पहले ऑर्बिटल को देखो, यहाँ देखो pz है और s है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ। मतलब ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होगी, जीरो तो नहीं होगा। सिमिलरली बी में देखो, तो ये देखो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ, यहाँ साइड वेज कह लो या साइड ऑन ओवरलैपिंग कह लो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। सी की बात करो, ये भी पॉसिबल है। देखो अपोजिट साइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सिमिलर है बी के, तो सी भी हो सकता है। देखो डी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, एक तो तुम्हारा ऑर्बिटल का शेप ऐसा है पी का, जो कि px है, और तुम्हारा s यहाँ है। अब यहाँ देखोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को पाने की या तो यहाँ हो सकती है या तो नीचे हो सकती है, सेंटर पे नहीं हो सकती है। सेंटर पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो या तो अगर ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करता, या तो ऊपर करता या तो नीचे करता, तो दैट विल बी गुड। लेकिन सेंटर पे देखो, ये इनके बीच पे, इनके एक्सिस पे क्या कर रहा है, आके ओवरलैप कर रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब इसको हम जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेंटर पे अवेलेबल नहीं होती है, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। तो ओवरलैपिंग कब, आखिर ओवरलैपिंग पॉसिबल कब होती है? जब अच्छा देखो, किसी भी ओवरलैपिंग को तुम कब बोलते हो? कंप्लीट ओवरलैपिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, है ना। तो अगर यहाँ देखोगे, तो टॉप पे देखोगे, अगर मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा, तो टॉप पे देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। सेंटर पे तो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो। तो अगर यहाँ आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये तुमको दिमाग से थोड़ा स्ट्रक्चर देख के पता करना था। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो इस सवाल को इजीली आप कर पाते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग CO। अच्छा, CO जो है, इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में हमको कमेंट आउट करना है। और किस में CO में
CO3 2 माइनस में और CO2 में। हमको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का किस में, इन तीनों के अंदर करेक्ट ऑर्डर किस में होगा बॉन्ड लेंथ का। अब देखो मैंने ऑलरेडी तुमको ये बातें बता रखी है कि बॉन्ड लेंथ को आप किससे कनेक्ट करते हो, बॉन्ड ऑर्डर से। कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसकी लेंथ बहुत छोटी होगी। किसकी, बॉन्ड की, उसकी बॉन्ड की लेंथ बहुत छोटी होगी, तो आप इजिली अरेंज कर सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें कैसे, अब देखो यहाँ CO है, यहाँ CO3 2 है ना, CO3 सॉरी 2 माइनस है और CO2 है। अब यहाँ जब आप इस चीज को चेक करोगे ना, तो आपको ये चीज पता लगेगी कि यहाँ आप एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या तरीका है सर, इसका मतलब एक तरीका है स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। और मैंने कई बार इवन दो वीडियो में ये बातें बता रखी हैं, तो मैं यहाँ बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बता रखा है कई बार, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो अगर आप CO मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, अगर आप CO मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो CO के अंदर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होता है 3, और CO के अंदर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो CO का होता है उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ यहाँ ये वाला नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, इसकी जगह CO के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब 3/1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज को। अगर CO3 2 माइनस की बात करें तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं 4। अब इसके अंदर भी देखोगे CO3 2 माइनस जो है, ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर बॉन्ड होते हैं 4। और जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का करा रखा है, तो आपको आई थॉट ये तो पता चल गया होगा। आप CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर लाइए, नेट से सर्च कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। किसके, CO3 2 माइनस के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और अगर आप इसको डिवाइड करो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.33। और अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो CO2 के अंदर भी टोटल नंबर बॉन्ड कितने होते हैं, 4। अब यहाँ भी देखो CO2 के अंदर भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ CO के अंदर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं था, तो हमने 1 वैल्यू ले ली। किसकी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी ले ली, 1 ले ली। लेकिन इसके अंदर भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ एक जो इसका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ वही स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा फार्मूले को बदलते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो वही रहता है जो 4 होता है, और अपॉन में हम डिवाइड कर देते हैं इसके साथ बॉन्डेड मॉलिक्यूल कितना है। तो अगर आप चेक करोगे तो कार्बन के साथ बॉन्डेड मॉलिक्यूल कितना है, ऑक्सीजन है। इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ये देखो CO3 2 माइनस का, और सबसे कम जिसका बॉन्ड ऑर्डर उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा दैट विल बी CO3 2 माइनस, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो तो CO2, उसके बाद देखो तो CO2, और सबसे कम होगा CO। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CO3 2 माइनस का, फिर किसका होगा, CO2 का, और फिर किसका होगा, CO का। सो दैट विल बी करेंट सीक्वेंस। और करेक्ट सीक्वेंस क्या है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करोगे तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 32 का। आगे बढ़े, अगला सवाल। द एनायन O माइनस, ओहो द एनायन है O माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझा रखा है। DNF के अंदर भी मैंने ये चीजें बताई थी। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। किसके साथ, O माइनस के साथ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब चेक कर लो ना, O माइनस, देखो O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और O माइनस के अंदर तो एक और आ गया, मतलब कितने हो गए, 9, है ना। अब चेक कर लो किस में 9 है भाई, किस में 9 इलेक्ट्रॉन है। देखो अब देखो अगर मैं N2 माइनस की बात करता हूं ना, तो N के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, और तुमने 2 और दे दिया N2 माइनस, मतलब यहां भी कितने हो गए, 9 हो गए। देखो यार पहला ही ऑप्शन पकड़ा गया, कितने हो गए, 9। तो ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हालांकि मैं आपकी तसल्ली के लिए और भी आगे करा देता हूं। देखो अगर आप F माइनस को चेक करोगे ना, F माइनस, तो फ्लोरीन में ऑलरेडी 9 होता है, एक और आ गया तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर ही 9 इलेक्ट्रॉन होगा, और O माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर मैं N3 की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के अंदर होता है 7, और तुमने 3 और दे दिया, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं Ne की बात करता हूं तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, ए ऑप्शन नंबर ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ, O माइनस के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल। जो द फॉलोइंग इज स्टेबिलिटी ऑर्डर कर, देखो ये ऑलरेडी सवाल रिपीट हो गया वापस से, मैंने पिछली वीडियो में इस सवाल को करा रखा है, तो आप एक बार और जाइए। अगर आपको कंफ्यूजन है कहीं तो आप जाइए, और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस सवाल को। ये ऑलरेडी रिपीटेड ही सवाल है जो पीछे ऑलरेडी आ चुका है,
ये चीज़ को करा रखा है। तो अगर आपको ये करना है तो आपके लिए ये SW हो गया, ठीक है। घर पे आप एक बार और बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए पिछले सेशन को, क्योंकि आपने पिछले सेशन की थ्योरी को अगर पढ़ा होगा तो इस सवाल को आप इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़े। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, अच्छा यहाँ हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ मैं तुमको बता देता हूँ। NO2 प्लस NO3 माइनस और NH4 प्लस। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब, अरे मेरा ट्रिक का इस्तेमाल करो, Z निकालो और Z की वैल्यू जितनी होगी इसका उसका वो उतना उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डर लिखवा दिया है। अगर आप NO2 प्लस की बात करते हो तो Z निकालो सबसे पहले, इन सब के लिए, इन तीनों के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी निकाल लो। अगर मैं बात करता हूँ किसके लिए, NO2 प्लस के लिए बारे में, तो मैं आपको बता रखा क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यहाँ सेंट्रल एटम तीनों में कौन है, तीनों में नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो ना, कितना होगा 2 और 5, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसका मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो दैट विल इक्वल्स टू 5 प्लस। क्या इसमें कोई भी मोनो एटॉमिक एटम है, क्या इसमें कोई भी मोनोएटॉमिक एटम है ना। देखो यहाँ तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मोनोएटॉमिक एटम होता है। ये अगर कहीं भी होंगे मॉलिक्यूल के अंदर तो जितने नंबर में होंगे उसको उतना ऐड कर देते हो। यहाँ तो नहीं है तो कोई कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। क्या यहाँ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, हाँ देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने बताया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उतने से हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, एक है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे -1, और दैट विल इक्वल्स टू 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। और Z की वैल्यू 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है भाई, SP होता है। कितना होता है SP। अगर मैं NO3 माइनस की बात करता हूँ तो अगेन वही चीजें करो, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना होता है 5। क्या यहाँ कोई मोनो एटॉमिक एटम है ना, जिसको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। मोनोटॉमिक मोनोवैलेंट एक ही बात होती है, यहाँ कोई मोनोटॉमिक एटम है नहीं है। क्या कोई निगेटिव चार्ज है, हाँ कितना है, एक है। तो जितना निगेटिव चार्ज उतना हम ऐड कर देते हैं। ओहो, मतलब 6/2 3, तो ये कितना हो जाएगा SP2। और अगर मैं NH4 प्लस की बात करता हूँ तो अगेन 1/2, N की वैल्यू 5। अब यहाँ देखो मोनो एटॉमिक एटम है, मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं 4 हैं, तो 5 + 4 और एक देखो तुम्हारा क्या है पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब 5 + 4 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा SP3, यानी SP, SP2 एंड SP3। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, SP, SP2 एंड SP3। आई थॉट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। The correct order of increasing polarizing power of cation in the following AlCl3, MgCl2 and NaCl। देखो अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया पोलराइजिंग पावर। और जब भी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन कहीं भी आपको शब्द देखने को मिले, आप तुरंत से जाइए कहाँ, फेजांस रूल। आपने फेजांस रूल ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या 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 क्या, अरे फेजांस रूल, फेजांस रूल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने पढ़ा है फेजांस रूल। और फेजांस रूल क्या बोलता है भाई, फेजांस रूल एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है कि कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक या परफेक्टली कोवलेंट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर, कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या था भाई, क्योंकि यहाँ तो सवाल पूछा गया हमसे, ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। चलो भाई रूल क्या था, ये था, रूल क्या था, ये था। लेकिन अगर यहाँ एप्लीकेशन की बात की, थ्योरी बात की, तो उन्होंने कुछ एप्लीकेशन भी दिए थे। और एप्लीकेशन क्या दिया था कि पोलराइजिंग पावर जो होता है, आपने ये चीज पढ़ी है क्या, कि जो जितना पोलराइजिंग पावर होता है वो क्या होता है, पहले अगर केटायन के चार्ज पर डिपेंड करता है। पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ केटायन, है ना, चार्ज ऑफ केटायन, और दूसरा साइज ऑफ केटायन। केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, जिस केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। उसने क्या बोला था, फेजांस रूल के हिसाब से उनका जो एप्लीकेशन था वो क्या था कि जितना ज्यादा केटायन के ऊपर चार्ज उतना ज्यादा वो पोलराइजिंग पावर रखेगा, मतलब उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। और फेजांस रूल ने यही तो बताया था, आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये चीज पता है। उसने क्या बोला था कि चार्ज ऑफ केटायन जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर, और साइज ऑफ केटायन जितना कम उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर। मतलब चार्ज ऑफ केटायन ज्यादा होना चाहिए, साइज ऑफ केटायन कम होना चाहिए। अब जरा मिला लो, चेक करो पहले तो तुम्हारे पास कंपाउंड कौन कौन सा है, AlCl3, अगला क्या है MgCl2, और अगला क्या है NaCl। अब इसमें चेक करो, देखो यहाँ Cl है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है। तो जरा चार्ज कैलकुलेट कर लो ना केटायन को, केटायन कौन कौन से है पकड़ो। अरे जो मेटल होगा वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, है तो यहाँ मेटल कौन कौन से, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और
सोडियम है, इन्हीं का वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिनके ऊपर पॉजिटिव होता है वो केटायन होता है। यहाँ केटायन कौन कौन सा है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम और NaCl। और केटायन कितने हैं देखो, यहाँ 3 Cl है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, Al+3, कि बैलेंस करने के लिए, क्या कोई ये न्यूट्रल एटम है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब बैलेंस करने के लिए सेम चार्ज होने चाहिए। यहाँ देखो 2 Cl है, तो Mg के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2+, क्या बात है। यहाँ 1 Cl है, मतलब Na के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1+। अब ये देखो, इस केटायन पे चार्ज है +3, इस केटायन पे चार्ज है +2, और इस केटायन पे चार्ज है सिर्फ 1। इस पे 3 चार्ज, इस पे 2 चार्ज, इसमें 1 चार्ज। तो खुद चेक करो ना, पोलराइजिंग पावर क्या क्या बोलता है, फेजान रूल के हिसाब से पोलराइजिंग पावर किस में ज्यादा होता है, जिसका चार्ज ऑफ केटायन ज्यादा होता है, मतलब Al+3 जो है उसका सबसे ज्यादा, फिर Mg2+, फिर Na+। इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा AlCl3 का सबसे ज्यादा, AlCl3 ये दोनों कार्ड तो गलत हो गया। अब इसमें चेक करो, AlCl3 उसके बाद MgCl2, देखो पकड़ा गया, AlCl3 फिर MgCl2 फिर NaCl, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे यार कितना आसान आंसर था, कितना आसान। अब ना फेजांस रूल अच्छे से पढ़ा होगा, तो फेजांस रूल का एप्लीकेशन था ये, बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन आपको 4 नंबर दे जाने वाला सवाल। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, तो हमारा सवाल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन H2S, अच्छा उसके बाद NH3, उसके बाद BF3, और फिर है SiH4। ओके, इन सब में हमको ना करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है। अब देखो यार, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के सवाल हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आना जरूरी है, हाँ भाई बिल्कुल। देखो अगर मैं H2S की बात करता हूँ ना, तो H2S के अंदर ना 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। हालांकि लोन पेयर को हम डिनोट नहीं करते हैं, बट अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर ना बेंट होता है, बेंट या फिर वी शेप स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं, बेंट और वी शेप स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। तो अगर मैं H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये होता है, यहाँ 2 H जुड़े होते हैं, ये थोड़ा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं हल्का ज़्यादा होता है, और इनके बीच अगर मैं एंगल देखूँ तो ये होता है 92.6 डिग्री होता है, ये H2S का है। सिमिलरली अगर मैं NH3 अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया का टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, जिसमें एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक H, दिस इज H, दिस इज H। अब देखो, अब अगर मैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ ना, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो रेगुलर टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ जो होता है, ये देखो क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, तो इन दोनों में आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, VSEPR थ्योरी क्या थी, कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ये जो H वाला बॉन्ड है थोड़ा दब जाता है, दबने की वजह से ये जो एंगल होता है अब 109 से घट के क्या हो जाता है, 160 डिग्री, 160 डिग्री हो जाती है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी होती है, 160 डिग्री, यानी NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 फ्लोरीन लगे होते हैं, ये होता है ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कह लो, ट्राइंगुलर प्लेनर कह लो। और ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर ये होता है, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री। क्या पूरा एक सर्कल 360 का होना चाहिए, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दो तो 120 ही तो हुआ। ये क्या होता है तुम्हारा 120 डिग्री, यानी BF3 के अंदर तुम्हारा बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। अगर मैं SiH4 की बात करूं तो SiH4 भी क्या होता है, टेट्राहेड्रन होता है, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब कि इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, तो चारों हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं मस्त, और ऊपर एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से जुड़ गए टेट्राहेड्रल फॉर्म करते हैं। और एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109, तो इनके सभी के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, यानी इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री। अब हमको क्या करना है, देखो स्ट्रक्चर पता चल गया, बॉन्ड एंगल पता चल गया, अब हमको अरेंज करना है सबको। स्मॉलेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट पहले कौन सा है, 92.6, तो पहला क्या हो जाएगा, ऑर्डर देखो, H2S, स्मॉलेस्ट फर्स्ट बोला गया ना, यानी H2S, उसके बाद सॉरी ये वाला साइन लगेगा ना, क्योंकि सबसे कम है ना H2S का, H2S, उसके बाद किसका होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा किसका है, तो 92.6 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है, 107, तो ये कितना NH3, उससे बड़ा SiH4, और सबसे बड़ा किसका है, क्योंकि 120 डिग्री है, BF3, BF3। दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, पहले H2S, फिर NH3, फिर SiH4, फिर BF3, पहले H2S, फिर NH3, है ना, ये भी गलत हो गया, देखो पहले H2S, NH3,
SiH4 और BF3. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर. आगे बढ़े, अगला सवाल. द मॉलिक्यूल इन विच इज, अरे यार, द मॉलिक्यूल विच इज लीनियर इन, नहीं, द मॉलिक्यूल विच इज लीनियर इज N2O. देखो इसका सिंपल सा सवाल है, मैं तुमको बता देता हूँ. देखो इसका सिंपल सा जवाब है, और इसका सिंपल सा जवाब तुम्हारा है ये N2O ही तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है. कैसे होता है मैं तुमको दिखा देता हूँ. देखो NO2, SO2 और H2O. ठीक है. देखो अगर मैं बात करूं N2O की, तो N2O जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा ऐसा होता है. इसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, जिसपे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, और यहाँ लोन पेयर अवेलेबल होता है. ठीक है, इस पे दो लोन पेयर यहाँ भी होता है. ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर क्या लीनियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ये तो हो गया. अब मैं NO2 और SO2 की बात करता हूँ. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं सबका तुमको ज्योमेट्री बताता हूँ. ये इसका लीनियर ज्योमेट्री होता है. ये तुम्हारा बेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसको भी या फिर बेंट बोल लो. H2O का भी तुम्हारा एक बेंट स्ट्रक्चर होता है. बेंट स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा ये भी. और SO2 भी तुम्हारा क्या होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. मतलब ये तीनों वी शेप्ड होते हैं, ये तीनों वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं. और N2 एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर तुमको यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिया. आप इस स्ट्रक्चर को याद भी रख सकते हैं. तो लीनियर N2 हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और ये तीनों क्या है, बेंट या फिर वी शेप स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. सिंपल सा स्ट्रक्चर सवाल था, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर. Among the following, the pair of which two species are not isostructure. देखो आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब ना कि स्ट्रक्चर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों सेम हो. अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों सेम होते हैं तो उसको हम आइसोस्ट्रक्चर बोलते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम सेम तरह से ड्रॉ होगा. आओ चेक करते हैं पहला पेयर कौन कौन सा है. SiF4 एंड SiF4. सॉरी, दिस इज नॉट SiF4. SiF4 और SF4 होता है. ये भी एक अच्छा सवाल है, और पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि अगर आप SiF4 और ये SF है, इसको आप SF कर लीजिएगा. ठीक है, SF4 है, दिस इज नॉट SI, वरना ऐसे ऐसे सवाल ही नहीं बनता ये. ठीक है, तो SiF4 और SF4, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं SiF4 के अंदर, तो इसके अंदर इन दोनों, देखो इसके अंदर और इन दोनों के अंदर, इसके अंदर तो 4 पेयर होता है टोटल, इसके अंदर 5 पेयर होता है. लेकिन इन दोनों के अंदर ना, अगर मैं SiF4 की बात करता हूं, तो इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, और इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर भी होता है. और मेरे से पढ़ने में थोड़ी सी गलती होगी इस सवाल में. यहां बोला गया नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, तो इसके अंदर देखोगे ना आप ध्यान से, तो यहाँ 4 बॉन्ड पेयर है, यहां भी 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाता है. और यही जो है ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो कि आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा. अगर मैं नीचे का चेक तो आपको नीचे भी करके बता देता हूं. देखो IO3 माइनस का अगर बात करेंगे ना, और अगला पेयर कौन सा है, IO3 और XeO3. अगर आप IO3 और XeO3 की बात करें ना, तो IO3 के अंदर भी 4 पेयर होते हैं, और XeO3 के अंदर भी 4 पेयर होते हैं. लेकिन जब आप चेक करोगे तो इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, और प्लस एक लोन पेयर होता है. इसके अंदर भी सेम चीजें होती हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर. तो ये दोनों देखो आइसो स्ट्रक्चरल हो गए. वैसे ही अगर आप C और D को भी चेक करोगे ना, तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल होगा, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल होगा. मतलब ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है वो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, SiF4 और SFF4. और SiF4 के अंदर 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसके अंदर इसमें 4 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है. मतलब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है SF4 के अंदर. इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़े. द स्ट्रक्चर ऑफ BRF3, ये तो आसान सा चीज है. देखो स्ट्रक्चर ऑफ BRF3. BRF3, देखो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता चाहिए, हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए. तो हाइब्रिडेशन निकाल लो. 1/2 अगर डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, क्योंकि ब्रोमीन है तो 7 और प्लस फ्लोरीन कितना है, 3. दैट इक्वल्स टू 10/2 5. ठीक है, हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3d. स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओहो, स्पेलिंग में इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे ड्रॉ होता है भाई. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लो ये कोई एटम है, एक ऊपर, ये है तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर.
अरे यार इसकी ज्योमेट्री तुमने पढ़ रखी है ना, जिसमें क्या होते हैं, दो इक्वेटोरियल होते हैं, तीन एक्सियल होते हैं, तीन एक्सियल बॉन्ड, दो इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड है ऊपर नीचे और तीन एक्सिस में होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। अब अगर मैं स्पेशली BRF3 की बात करूं ना, तो BRF3 के अंदर जानते हो क्या होता है? BRF3 के अंदर अगर मैं BRF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, आपने ये चीज पढ़ी होगी, तो BRF3 के अंदर ना दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं और ये दोनों लोन पेयर एक्सियली लगे होते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ BR सेंटर पे कर दूं और तीन फ्लोरीन लगे होते हैं, एक ऊपर फ्लोरीन होता है, एक नीचे फ्लोरीन होता है और एक इधर फ्लोरीन होता है, ये दोनों में तुम्हारे लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। और जब आप इस चीज को देखोगे ना, तो ये देखो, ये एक टी शेप मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको बोलते हैं टी शेप। तो ये एक टी शेप ज्योमेट्री को फॉर्म करता है। तो एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकाला, उसके बाद मैं तुमको उसका स्ट्रक्चर निकालने का सिखाया, फिर मैंने तुमको ज्योमेट्री बताई। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर होते हैं और दोनों लोन पेयर क्या होते हैं, एक्सियली कनेक्टेड होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसे अरेंजमेंट में, इसलिए इसको हम टी अरेंजमेंट बोलते हैं, टी अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज योर टी अरेंजमेंट, ठीक। देखो मैं तुमको बता देता हूँ कैसे। देखो अगर स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसे दिखता है जिसमें दो लोन पेयर एक्सियली इधर कनेक्टेड है, तो इसको हम टी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता, या मान लो यहां दो बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर यहां लगा होता, तो इसको हम सी सॉ बोलते हैं, सी सॉ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, सी सॉ स्ट्रक्चर। और अगर कोई मॉलिक्यूल मान लो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, जैसे मैं ऐसे बता देता हूं, मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, जैसे लेट्स से ये कोई है, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, दो लोन पेयर ऐसे ऊपर दिखते हैं, दो लोन पेयर ऐसे नीचे दिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वी और बेंट, वी और बेंट शेप स्ट्रक्चर। देखो यहाँ वी बन रहा है ना ऐसे, वी, इसको बोलते हैं वी और बेंट शेप। तो ये तीन तो आप याद रखो। अगर ऐसे दिखे तो वी और बेंट, ऐसे दिखते हैं तो टी शेप, ऐसे दिखते तो सी शॉ, इसको सी शॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर टी शेप होगा, ठीक है। इसलिए एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अरे यार ये भी एक रिपीटेड सवाल है, दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड सवाल जो मैंने प्रीवियस सेशन में करा रखे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। मैंने 2 SW दिए, ठीक है। दोनों का आंसर आप कमेंट आउट करिए क्या होगा, ठीक है। प्रीवियस सेशन जाइए, देख लीजिए, वहां करा रखा है। अकॉर्डिंग टू एमओटी के अकॉर्डिंग O2 इज अ पैरामैग्नेटिक नेचर। अच्छा, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ये बोल दिया गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे यार बहुत सिंपल है, तो मैंने ऑलरेडी कल बता रखा है। O2, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, EC। तो MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो में बटा था, किसमें, एक लाइटर एक हेवियर। तो O2 एक हेवियर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हेवियर कैसे है, क्योंकि इसके अंदर देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये 14 से ज़्यादा है। तो हेवियर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, याद करो, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। मैं भी क्या कर रहा हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और फिर क्या था, सिग्मा 2p z2 पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एमओटी, O2 इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है भाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं, 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 13 और 14, हाँ यस, 15 और 16, यस O2 इज पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है। O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 16 को फिल कर दिया अकॉर्डिंग टू एमओटी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के। अब मुझे बोल रहा ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। अरे यार मैं तो बता तो रखा है, अगर स्टार लगा हो मतलब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तो मैंने बता रखा है। और अगर स्टार नहीं लगा है मतलब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब सिंपल सा काम तो करना है,
तुमको जहां जहां जिस जिस ऑर्बिटल में स्टार लगा है उसके उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसको हम इसको बोलते हैं ABMO और इसको बोलते हैं BMO। अब एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले, जरा स्टार वाले चेक करो कौन कौन से हैं। देखो एक तो ये है, तो दो यहाँ हो गया, दो, फिर ये चेक करो, दो दो चार, और यहाँ देखो कितने हैं, 6। बस कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6। स्टार वाले में कितने हैं, दो यहाँ है, दो यहाँ है, और एक और दो, दो यहाँ है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 6। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 6 इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। द एनायंस ऑफ एसिड HNO3, H3PO4 एंड H2SO4 आर, यहाँ इनके एनायंस की बात की गई है, इनका ज्योमेट्री क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। किसका किसका, HNO3, H3PO3 और H2SO4। अब सबसे पहले तो इनका एनायन पता करो। यहाँ देखो HNO3 मतलब ये किस में टूटा होगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस में। ये किस में टूटा होगा, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में। और H2SO4 किस में टूटा होगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यानी इनके एनायन कौन कौन से हो गए, एनायन को अलग कर लो, कौन कौन से हो गए, NO3 माइनस और PO4 3 माइनस, और कौन सा हो गया, SO4 2 माइनस। आई ला, सबका हमको ज्योमेट्री पता करना है। अरे सिंपल सा तो है, Z निकाल लो तीनों में, Z की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से तुम ज्योमेट्री पता कर सकते हो। Z निकालो, Z कितना होगा, 1/2 इंटू, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस है और इसमें सल्फर है, सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 5, तो 5 प्लस, क्या इसमें कोई भी नंबर मोनोब्रेंट एटम दिख रहा है, नहीं, तो मैं डायरेक्टली Z को निकाल के अब आपको लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक माइनस आ जाए, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, +1, दैट विल बी इक्वल्स टू 6/2 3। यहाँ Z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली 1/2 फास्फोरस। अब देखो यहाँ फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस तुम्हारा होता है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 प्लस, यहाँ देखो सॉरी 5 प्लस 3, हाँ देखो यहाँ 3 माइनस चार्जेस थे, 3 जुड़ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8/2, और ये कितना हो जाएगा 4। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर कितना होता है, 6 होता है, तो 6 प्लस, यहाँ देखो 2 माइनस चार्जेस के लिए +2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8/2, ये भी क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अब चेक कर लो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। 3 के लिए, जेड की वैल्यू 3 के लिए क्या होता है, sp2। जेड की वैल्यू 4 के लिए sp3, और जेड की वैल्यू 4 के लिए फिर से sp3। मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, प्लेनर। ये तुम्हारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये भी तुम्हारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल है। मतलब एक ट्रायंगुलर प्लेनर, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। देखो कहीं टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल दो दिख रहा है, देखो यहाँ 2 टेट्राहेड्रल और एक प्लेनर। अरे यार ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ प्लेनर 2 टेट्राहेड्रल, एक प्लेनर 2 टेट्राहेड्रल। सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमको इनके एनायन के बारे में पता करना था, इसलिए मैंने सिर्फ एनायन को पिकअप किया। देखो सवाल बोला है एनायन ऑफ एसिड। ओके ओके ओके, आगे बढ़े। द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ NSiH3 होल 3 आर। देखो इसका सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल सा आंसर है, ये प्लेनर शेप का होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, मैं देख लो फटाक से। अगर मैं NSiH3 की बात करता हूँ ना, NSiH3 होल 3 की बात करता हूँ, तो यहाँ जो तुम्हारा नाइट्रोजन होता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है कि लोन पेयर को डोनेट करता है। किसको, SI एटम को। SI एटम के अंदर ना वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर खाली d ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर को क्या करता है, इस खाली d ऑर्बिटल में डाल देता है, जिसके वजह से यहाँ d पाई और p पाई बॉन्डिंग बनती है, p पाई और d पाई बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और p पाई d पाई बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 हो जाता है, और sp2 कभी भी हमेशा क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं देखो स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, और 3 SiH3 जुड़े होते हैं, SiH3 इधर भी, इधर एक SiH3, और यहाँ जो नाइट्रोजन होता है ना, बॉन्डिंग तो होती है इसके साथ SiH3 के साथ, लेकिन होता क्या है कि ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को भी यहाँ डोनेट कर देता है। तो इसके अंदर p पाई और d पाई की बॉन्डिंग हो रही होती है, किसके, p पाई और d पाई, यहाँ p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। और तुमको स्ट्रक्चर से देख के ही पता लग रहा है ये होगा ट्रायगोनल, सॉरी दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल प्लेनर। सो एब्सोल्युटली हमारा सी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी वाला टाइप था, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होता तो आप इस सवाल को कर ले जाते। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू VACPR, ठीक है, VACPR, द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी। अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल ज्योमेट्री को पता करनी है। अरे यार, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ना, खुद ही पता लग जाएगा। अरे यार, सिंपल सा तो सवाल है। देखो, अमोनिया में क्या होता है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम की तरह काम करता है, ऊपर एक लोन पेयर रहता है और 3 हाइड्रोजन नीचे जुड़े होते हैं। एच एच एच, इसको हम बोलते हैं ना पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? तो NH3 की बात करो ना, तो ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और नीचे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल। वाइल अगर मैं H2O की बात करता हूं, तो H2O एक बेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। H2O एक बेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसे जिसमें सेंट्रल एटम तुम्हारा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं और 2 लोन पेयर इधर प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बता रखा है पीछे ही, देखो, कि जब ऐसा स्ट्रक्चर तो इसको क्या बोलते हैं? बेंट। तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड और बेंट। तो पहला तुम्हारा हो गया पिरामिडल, दूसरा तुम्हारा हो गया बेंट। यानी ऑप्शन नंबर ए देखो क्या दिख रहा है, पहला पिरामिडल दूसरा बेंट। इसलिए क्या पूछा? अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर और वाटर मॉलिक्यूल जो H2 है तुम्हारा, उसका क्या होता है? बेंट स्ट्रक्चर। अब देखो यार, ये स्ट्रक्चर का खेल था, आपको स्ट्रक्चर पता होता तो ये सवाल इजी था, इसलिए मैं डायरेक्टली इस सवाल को सॉल्व करा दिया स्ट्रक्चर बना के। पिरामिडल बेंट इज जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अब कोई सवाल नहीं बचा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थॉट पार्ट 2 भी बहुत ऐसा आपको समझ में आया होगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली भी आपको बताई और थ्योरेटिकली प्रूव भी किया सवाल के आंसर्स को। तो आई थॉट ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और प्लीज़ 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 आप वैल्यूएबल फीडबैक अपना कमेंट के अंदर जरूर दीजिए कि सर ये केमिकल बॉन्डिंग बड़ा मजेदार था, बड़ा मजा आया, और मुझे भी मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है तो बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाने में। तो आई थॉट ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।